नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एशिया में ड्रोन युद्ध का बदलता चेहरा और उसमें भारत का भविष्य क्या हो सकता है। हमारे पास एशिया में ड्रोन युद्ध और भारत का भविष्य नाम के एक लेख से कुछ अहम बातें हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध में ड्रोन की भूमिका कैसे बदल गई है, भारत की खास ज़रूरतें क्या हैं और दुनिया के ड्रोन बाजार में भारत कहाँ खड़ा है, क्या मौके हैं उसके पास। बिल्कुल, ये विषय आजकल काफी चर्चा में है। हाँ बिल्कुल, हमने देखा है जैसे 2020 में वो जो नागोर्नो काराबाख का संघर्ष हुआ था या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इन घटनाओं ने एकदम साफ कर दिया कि ड्रोन अब सिर्फ जासूसी या निगरानी के लिए नहीं है। हाँ, अब वो सटीक हमले करने वाले हथियार बन चुके हैं। पहले वो बस आंखें हुआ करते थे आसमान में, अब वो मुक्का भी बन गए हैं। सही कहा। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं, भारत के नजरिए से देखें तो। देखिए, भारत की ज़रूरतें काफ़ी अलग हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी सीमाएं, बहुत विविधता है। एक तरफ लंबी समुद्री सीमा है, दूसरी तरफ बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी सरहदी इलाके हैं। तो हमें दोनों तरह के सिस्टम चाहिए। बड़े ड्रोन भी चाहिए जो लंबी दूरी तक निगरानी और हमला कर सकें, और छोटे फुर्तीले सिस्टम भी चाहिए जो खास निशानों पर सटीकता से वार कर सकें। यानी कोई एक ड्रोन हर काम के लिए फिट नहीं बैठेगा, है ना? बिल्कुल नहीं। वन साइज फिट्स ऑल वाला नजरिया यहाँ काम नहीं करेगा। हर जरूरत के लिए अलग क्षमता वाला ड्रोन चाहिए होगा। अभी अगर देखें तो हमारे पास इजरायली हेरॉन और हेरॉप जैसे सिस्टम तो हैं ही, और अभी हाल में अमेरिका से वो 31 MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदने का सौदा भी फाइनल हुआ है। हाँ, MQ-9B वाला सौदा। ये समुद्री निगरानी के लिए तो बहुत अहम माना जा रहा है, और ये अमेरिका के साथ हमारी बढ़ती साझेदारी को भी दिखाता है। हाँ बिल्कुल, MQ-9B सौदा हमारी समुद्री ताकत जरूर बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हमारी जमीनी और खासकर उन मुश्किल पहाड़ी सीमाओं की जरूरतों के लिए काफी है? हाँ, यही मैं सोच रही थी। देखिए, MQ-9B पूरी तस्वीर का बस एक हिस्सा है। जमीनी सीमाओं के लिए, खासकर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, उनके लिए अलग तरह की क्षमता वाले सिस्टम चाहिए होंगे। और शायद भविष्य में ऐसा हो कि हम अमेरिका से पूरे के पूरे ड्रोन सिस्टम खरीदने के बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण पुर्जों पर निर्भर करें, जैसे इंजन हो गए या खास तरह के पेलोड, सेंसर्स वगैरह। अच्छा। क्योंकि देखिए, दुनिया में ड्रोन बनाने वाले जो बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका है, चीन है, तुर्की है, इजराइल है, सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं। और यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है ना। मैंने भी कुछ हालिया रिपोर्ट्स पढ़ी, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक लेख आया था जो अमेरिकी ड्रोन्स की क्षमताओं पर कुछ सवाल उठा रहा था, खासकर जब रूस या चीन के सिस्टम से तुलना की जाती है। हाँ, ये बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, ये वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो मिसाइल और ड्रोन जैसी तकनीकों के फैलाव को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से अमेरिका ड्रोन निर्यात के बाजार में असल में पिछड़ गया है, चीन और तुर्की से भी। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर है। आंकड़े देखें तो 2023 के अंत तक अमेरिकी हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 8% रह गई थी, जबकि चीन और तुर्की इस बाजार में काफी आगे निकल गए हैं। तो इसका असर फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर क्या पड़ रहा है? असर तो पड़ रहा है, एक तरह का खालीपन, एक वैक्यूम सा बन रहा है वहां। अब देखिए, चीन के साथ तनाव है कई देशों का, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान। तो ये देश उससे संवेदनशील रक्षा तकनीक, खासकर ड्रोन, शायद नहीं लेना चाहेंगे। सही बात है। दूसरी तरफ इजराइल है, वो ड्रोन तकनीक में बहुत आगे है, लेकिन आजकल वो अपने ही संघर्षों में काफी उलझा हुआ है। तो शायद वो इस क्षेत्र के लिए एक भरोसेमंद, लगातार सप्लाई करने वाला न बन पाए। फिर विकल्प क्या बचता है? तुर्की। हाँ, ऐसे में तुर्की एक बड़ा विकल्प बनकर उभरता है। उनके ड्रोन्स ने, जैसे बायरक्तार TB2, अपनी काबिलियत साबित की है, और वो शायद थोड़े किफायती भी हैं। लेकिन यहाँ भारत के लिए एक पेंच है। तुर्की के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से थोड़े, आप कह सकते हैं, तनावपूर्ण रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो ये स्थिति भारत के लिए एक चुनौती भी है और शायद एक मौका भी। बिल्कुल सही, आप इसी दिशा में सोच रही हैं। ये जो खालीपन बन रहा है, ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। कैसे? जो ड्रोन हम अपनी समुद्री और पहाड़ी जरूरतों के लिए विकसित करेंगे, वो हमारे पड़ोसी देशों के भी काम आ सकते हैं। खासकर वो देश जो चीन की वो ग्रे जोन वाली रणनीति से परेशान है। एग्जैक्टली, ग्रे जोन रणनीति यानी वो कार्यवाहियां जो सीधे युद्ध नहीं होती पर दबाव बनाती हैं, जैसे समुद्री मिलिशिया या कोस्ट गार्ड का आक्रामक इस्तेमाल। अगर भारत इस मौके को समझता है और इस पर काम करता है, तो वो न सिर्फ अपनी रक्षा जरूरतें पूरी कर सकता है, बल्कि इंडो पैसिफिक में एक अहम ड्रोन सप्लायर बनकर अपना व्यापार और अपना रणनीतिक प्रभाव दोनों बढ़ा सकता है। लेकिन भारत में अपनी चुनौतियां भी तो हैं। नौकरशाही की सुस्ती, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की कुछ अपनी सीमाएं। हाँ, चुनौतियां तो हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं। नौकरशाही की बाधाएं हैं, उत्पादन क्षमता की दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन हमें जो इजराइल के साथ काम करने का अनुभव है, जो हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं, उनसे सीखना होगा। उनका इस्तेमाल करके अपने घरेलू ड्रोन उद्योग को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। और सिर्फ आत्मनिर्भर भारत पर ही सारा जोर देने के बजाय हमें समान विचारधारा वाले देशों के साथ तकनीक साझा करने के लिए भी खुला होना चाहिए। इससे आपसे विश्वास बढ़ेगा, रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। हाँ, ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, ये एक रणनीतिक जरूरत भी है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। बिल्कुल, ये एक रणनीतिक जरूरत है। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर ये उभरती है कि ड्रोन युद्ध का तरीका बदल रहा है और भारत के सामने ये एक बड़ा मौका है कि वो न केवल अपनी सुरक्षा मजबूत करे, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरे। ये आत्मनिर्भरता के साथ साथ क्षेत्रीय नेतृत्व का भी सवाल है। हाँ, अवसर तो निश्चित रूप से बड़ा और रणनीतिक है, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि क्या भारत अपनी अंदरूनी चुनौतियों, जैसे आपने कहा नौकरशाही या उत्पादन की बाधाएं, क्या इनसे पार पाकर इस रणनीतिक अवसर को भुनाने के लिए वो जरूरी रफ्तार और वो नयापन, वो इनोवेशन दिखा पाएगा? खासकर तब जब इस क्षेत्र में हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं और मुकाबला भी बहुत खड़ा होने वाला है। ये देखना सच में काफी दिलचस्प होगा आगे। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर नजर रखनी होगी।